Hello everybody. Today we will study Geography Chapter 3 of Class 7th, Our Changing Earth. So let's start the lesson. हमें पता है कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो हमेशा चेंज करता रहता है. अब कुछ ऐसे भी चेंजेस हैं जो अर्थ सरफेस के बाहर होती हैं और ऐसे भी चेंजेस हैं जो अर्थ सरफेस के अंदर होती हैं. तो हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे. फर्स्ट इनसाइड आवर अर्थ, वो सारी चेंजेस जो अर्थ सरफेस के अंदर होती हैं, और सेकेंड ऑन द सरफेस, वो सारी चेंजेस जो अर्थ सरफेस के बाहर उसके ऊपर होती हैं. ओके, तो फर्स्ट है लिथोस्फेरिक प्लेट. हमने पढ़ा था कि जो हमारे अर्थ का सरफेस है, जो लैंड है, जो लिथोस्फेयर है, जिसे हम अर्थ क्रस्ट भी बोलते हैं, वो रॉक से मिलकर बना है. अब ये जो लैंड है ना, ये बहुत सारे नंबर ऑफ प्लेट्स में ऐसे टूटा हुआ है. ओके, अब ये जो प्लेट्स है ना, कुछ बहुत बड़ी हैं, कुछ छोटी भी हैं, ये बहुत रिजिड है, सख्त है, हार्ड है. ओके, कोई इनकी परफेक्ट शेप नहीं है, बहुत इरेगुलर शेप है इनकी. कोई भी परफेक्ट शेप जैसे स्क्वायर और सर्कल नहीं है, और इन्हें हम स्लैब्स भी बोलते हैं. इन्हीं के ऊपर हमारी कॉन्टिनेंट और ओशन फ्लोर्स हैं. मतलब ये कॉन्टिनेंट और ओशन फ्लोर को सपोर्ट करके रखे हैं. हमारा जो लैंड है वो बहुत सारे प्लेट्स में टूटा हुआ है. इसके ऊपर कहीं पे हमारी कॉन्टिनेंट है, कहीं पे हमारी ओशन फ्लोर्स हैं. ओके, अब ये पिक्चर है, ये हमारा अर्थ का क्रस्ट है, लैंड है. इसके ऊपर हमारा ये कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे माउंटेन प्लेटो है, और यहाँ पे हमारे ओशन फ्लोर्स है, और हमारे जिसपे हमारे एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं. हमने पढ़ा था कि ओशन फ्लोर्स नीचे लैंड होती है. ओके, तो यही हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट है वो. और उसके पहले के चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि हमारे अर्थ के अंदर पहले क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है. कोर के दो पार्ट्स हैं, आउटर कोर और इनर कोर. नेक्स्ट है प्लेट मूवमेंट. दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली. अभी जो प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ये हमेशा मूव करती रहती हैं, लेकिन ये मूवमेंट बहुत कम होता है. हर साल कुछ मिलीमीटर का डिफरेंस आता है, सेंटीमीटर में भी नहीं है, बहुत कम है ये. इसीलिए हमें पता नहीं चलता. और ये मूव क्यों करती है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारी अर्थ सरफेस के अंदर एक नेचुरल मटेरियल होता है जो बहुत गर्म होता है, जिसे मैग्मा बोल रहे थे. इसी मैग्मा की मूवमेंट की वजह से हमारा जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो मूव करता है, क्योंकि हमारा अर्थ का क्रस्ट है, उसके नीचे हमारा मोल्टन मटेरियल मैग्मा है. ओके, तो वो मैग्मा मूव करता है, उसकी वजह से हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है, जो प्लेट्स है, वो भी मूव करती हैं. ओके, अगर आपने कभी पानी बॉईल किया होगा तो आप उसे ऑब्जर्व करना. जो पानी है ना, वो सर्कुलर मैनर में मूव करता है. पहले तो बबल्स निकलते हैं छोटे छोटे, उसके बाद वो सर्कुलर मैनर में नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है. उसी तरह हमारा जो मैग्मा है ना, वो भी सर्कुलर मैनर में अर्थ सरफेस के अंदर मूव करता है. ओके, और उसी की वजह से हमारी प्लेट्स मूव करती हैं. नेक्स्ट है अर्थ मूवमेंट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज देम. दो फोर्सेस की वजह से, जो हमारा मतलब दो फोर्सेस में कैटेगराइज किया गया है, इसकी वजह से हमारी अर्थ सरफेस पे मूवमेंट होती है. फर्स्ट है हमारा एंडोजेनिक फोर्स, सेकंड है एक्सोजेनिक फोर्स. वो सारी फोर्सेस जो अर्थ सरफेस के अंदर एक्ट करती हैं, उन्हें बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स. और वो सारी फोर्सेस जो अर्थ सरफेस के ऊपर काम करती हैं, उन्हें बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस. ओके, अब इनके इफेक्ट क्या है? इन फोर्सेस की हमारी अर्थ सरफेस पे मूवमेंट होती है. इफेक्ट यह है कि एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से कभी बहुत सडन, बहुत अचानक से मूवमेंट हो जाती है अर्थ सरफेस पे. ओके, जिसकी वजह से हमारा अर्थक्वेक और वोल्केनो आता है. ओके, और कभी कभी बहुत धीमे, बहुत स्लो मूवमेंट भी होते हैं एंडोजेनिक फोर्स की वजह से. जब भी हमारा सडन फोर्स आता है तो हमारा अर्थक्वेक और वोल्केनो आता है. तो वोल्केनो क्या होता है? अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली. ओके, इरप्ट का मतलब बाहर आना. हमारी अर्थ की सरफेस पे एक खुला पोर्शन है, एक ओपनिंग है, जिसे हम वेंट बोल रहे हैं. ठीक है, और इसी की इसी से हमारा जो मोल्टन मटेरियल है, वो मैग्मा है, वो बाहर आता है. ओके, और इसी को हम बोलते हैं वोल्केनो. अब ये पिक्चर है वोल्केनो की, ये एनसीईआरटी की पिक्चर है. और आपको पिक्चर भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पिक्चर से भी क्वेश्चन आते हैं. ओके, तो ये हमारा मेंटल, यहाँ पे तो हमारा कोर है, उसके बाद हमारा मेंटल है, फिर ये हमारा क्रस्ट है. ओके, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में हमारा मैग्मा चैम्बर है. यहाँ पे मैग्मा होता है, और यहाँ से ही मैग्मा बाहर आता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर. ये हमारा वेंट है, ओपनिंग यहाँ से बाहर आया. और हमने पढ़ा था कि मैग्मा अगर अंदर है तो वो मैग्मा है, जो मोल्टन मटेरियल है. बाहर आया तो उसे लावा बोलते हैं. तो ये लावा बाहर आया, ठीक है, वेंट से. जहाँ से जस्ट जो लावा है वो बाहर निकलता है, उसे हम बोलते हैं क्रैटर. ओके, और इस क्रैटर से जब ये मोल्टन जो मटेरियल है, जो वेंट से जब लावा निकलता है हमारा, तो गैसेस और ऐश मतलब राख भी निकलती है. अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे तो इसमें क्वेश्चन आया था कि जब हमारी वोल्केनो से जो लावा बाहर आता है तो और क्या चीजें बाहर आती हैं? तो उसका आंसर था गैसेस और ऐश.
गैस और राख भी बाहर आती है। ओके, नेक्स्ट हमारा अर्थक्वेक। When the lithostatic plates move, the surface of the earth vibrates. These vibrations are called earthquake. हमने पढ़ा कि एंडोजेनिक फोर्स की वजह से सडन मूवमेंट होता है अर्थ की सरफेस पे। ओके, उसकी वजह से हमारा वोल्केनो और अर्थक्वेक आता है। वोल्केनो हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना अर्थक्वेक। जब सडन मूवमेंट आया, अचानक से मूवमेंट हुआ, लिथोस्फेरिक प्लेट मूव की और उसकी वजह से हमारी अर्थ की सरफेस से वाइब्रेशन होता है और वो वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है, वो हर पूरे अर्थ की सरफेस पे ट्रैवल करता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं अर्थक्वेक। ओके, नेक्स्ट है अर्थ मूवमेंट। हमने पढ़ा था कि हमारी अर्थ की सरफेस में मूवमेंट होती है दो फोर्सेस की वजह से, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। वो सारी फोर्सेस जो अर्थ सरफेस के अंदर एक्ट करती है उन्हें बोल लेते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से कभी कभी अर्थ में बहुत सडन मूवमेंट होता है। उसका एग्जाम्पल है अर्थक्वेक, वॉल्केनो और लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स का मतलब जो लैंड है वो एक जगह से खिसक जाती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। ओके, और कभी कभी एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से अर्थ बहुत स्लो मूवमेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस। इन्हें हम टेक्टोनिज्म भी बोलते हैं। ये होता क्या है? दीज आर द स्लो मूवमेंट्स दैट लीड टू द बिल्डिंग ऑफ माउंटेन। ऐसा हो सकता है कि नेचुरल प्रोसेस की वजह से हमारा अर्थ का जो सरफेस है, ओके, जो लैंड है वो डिफॉर्म हो गया, वो खराब होने लगता है। हो सकता है जो लैंड है वो नेचुरल प्रोसेस की वजह से ऊपर की तरफ उठ गया, कहीं प्लेटो बन गई, माउंटेन बन गई हो, ठीक है, रिफ्ट वैलीज बन गई, तो उन्हें बोलते हैं, मतलब ये होते हैं डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस की वजह से। ओके, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, रेलवे, जिसमें जियोग्राफी आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस से क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये हमने पढ़ा कि वो सारे फोर्सेस जो अर्थ के ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है इरोजन और डेपोजिशन। आप इरोजन डेपोजिशन हम आगे पढ़ेंगे। कौन करते हैं इरोजन और डेपोजिशन? तो 4 एजेंट है, रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स इरोजन और डेपोजिशन को करते हैं। ओके, नेक्स्ट है फोकस। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मोमेंट स्टार्ट, उन्हें बोलते हैं फोकस। क्योंकि जो अर्थक्वेक होता है वो हमारे अचानक से सरफेस पे तो नहीं आता। ठीक है, पहले वो हमारी अर्थ की क्रस्ट से स्टार्ट होता होगा, तो जहां से मोमेंट यहाँ से जहां से स्टार्ट होता है उसे हम बोलते हैं फोकस। ओके, और यही ओरिजिन हमारी सेस्मिक एनर्जी का, इसी फोकस से हमारी एनर्जी स्टार्ट होती है, इसे हम बोलते हैं सेस्मिक एनर्जी। नेक्स्ट है एपिसेंटर। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस वाइब्रेशंस ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर्स एज वेव्स। हमने पढ़ा कि जो अर्थक्वेक है वो अर्थ की क्रस्ट से होना स्टार्ट होता है। ओके, उसे हम बोल रहे हैं फोकस। फोकस के जस्ट ऊपर सरफेस पे जहां से मूवमेंट, वाइब्रेशन स्टार्ट होने लगता है, मूवमेंट फास्ट होने लगता है। ठीक है, फोकस के जस्ट ऊपर उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है, और एपिसेंटर से जो अर्थक्वेक है वो वेव्स की तरह पूरे अर्थ पे ट्रैवल करती हैं। ओके, नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट डैमेज यूजुअली अकर्स क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। जहां से हमारी मूवमेंट स्टार्ट होती है उसे हम बोलते हैं फोकस। यही हमारा ओरिजिन है सेस्मिक एनर्जी का। ये हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर है। ओके, अर्थ क्रस्ट के ऊपर सरफेस पे जस्ट फोकस के ऊपर हमारा एपिसेंटर है, यहाँ से हमारा वाइब्रेशन पूरे अर्थ की सरफेस पे ट्रैवल करता है वेव्स की फॉर्म में। अगर यहाँ पे कोई घर है, ओके, एपिसेंटर पे ही घर है, मान लो जहाँ से भी अर्थक्वेक होना स्टार्ट हुआ उसके ऊपर हमारा एपिसेंटर होगा। अगर वहाँ पे कोई घर है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है कि घर पूरा गिर जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई घर है उससे दूर है, ओके, तो यहाँ पे मोमेंट कम होगा, वाइब्रेशन यहाँ पे कम होगी। ओके, ग्रेटेस्ट डैमेज वहां होता है जो जगह एपिसेंटर के पास का होता है, जो यहाँ पे होगा। ओके, अब अर्थक्वेक के टोटल 3 वेव्स होते हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। पी वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एस को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव और एल वेव्स को हम बोलते हैं सरफेस वेव्स। नेक्स्ट है अर्थक्वेक मेजरमेंट, मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सेस्मोग्राफ। अर्थक्वेक आई है या नहीं आई है उसको मेजर करते हैं एक मशीन से, जिसे बोलते हैं सेस्मोग्राफ। ओके, और मैग्नीट्यूड कितना है, कितनी आई है, ओके, मैग्नीट्यूड नंबर में कितना है, तो उसे हम मेजर करते हैं रेक्टर स्केल से। ओके, ये हमें इंटेंसिटी बताती है। अगर जो अर्थक्वेक हम मेजर किए अगर 2.0 और उससे लेस है, इसका मतलब बहुत कम है, वो हार्डली में फेल्ट होगा, हमें इतना महसूस भी नहीं होगा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कम अर्थक्वेक है। अगर 5.0 तक अर्थक्वेक है तो वो ज्यादा डैमेज करता है, चीजें गिरने लगती हैं उस टाइम पे। ओके, अगर 6.0 और उससे हायर है तो बहुत मेजर स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है, घर टूटने लग सकते हैं। और 7.0 तक अगर आया तो वो बहुत ज्यादा अर्थक्वेक है। ओके, बहुत बड़ा है वो। हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो तो हमेशा मूव करता रहता है, लेकिन जब भी
फास्ट मूवमेंट होता है तब हमारा अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड्स आती हैं। सरफेस क्यों मूव करता है? क्योंकि मोल्टन मैग्मा मूव करता है, ये हमने पढ़ा है। हम अब अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कब अर्थक्वेक आने वाला है, लेकिन कुछ लोकल मेथड्स हैं जो पीपल ने अडॉप्ट किए हैं। लोगों का मानना है कि अगर हमें जानना है कि अर्थक्वेक आया है या नहीं आया है या फिर आने वाला है, तो हम एनिमल्स की बिहेवियर को देख के समझ सकते हैं, क्योंकि उनके 5 सेंसेस हमसे ज़्यादा होते हैं। उन्हें कोई भी क्लामिटीज आने वाली है या नहीं, उन्हें पहले पता चल जाता है। और पॉन्ड्स में जो फिश होती है उनकी बिहेवियर को हम देख के समझ सकते हैं। जो स्नेक्स होते हैं, सांप, वो सरफेस पे आने लगते हैं। अब कुछ सेफ स्पॉट दिए गए हैं एनसीईआरटी में कि हमें स्लेटर कहाँ लेना चाहिए अगर अर्थक्वेक आया है। तो हम किचन काउंटर के नीचे बैठ सकते हैं, टेबल और डेस्क के नीचे बैठ सकते हैं, वॉल के कॉर्नर में बैठ सकते हैं। हमें हमेशा दूर रखना है, फायर प्लेसेस से दूर रहना है, चिमनी से दूर रहना है जहाँ आग वाग लग सकती है। ऐसे विंडो जिसमें कांच है, शीशे हैं, उनसे दूर रहना है। मिरर से दूर रहना है। वॉल पे अगर पिक्चर फ्रेम है वहां से दूर रहना है। ओके, हमें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को बताना है और कामली चीज़ों को हैंडल करना है, क्योंकि अगर हम सब साथ में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो चीज़ें जल्दी हैंडल हो जाएंगी, जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मेजर लैंडफॉर्म्स। वो सारी चेंजेस जो अर्थ की सरफेस पे होती हैं। हमने अभी तक पढ़ा वो सारी चेंजेस जो अर्थ सरफेस के अंदर होती हैं। तो हमने पढ़ा अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड। जब भी अर्थ की सरफेस के ऊपर चेंजेस होते हैं तब हमारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस। लैंडफॉर्म्स बनते कैसे हैं? तो कोई भी जो लैंड होती है, लैंडस्केप मतलब लैंड, तो कोई भी जो लैंड है, जमीन है, वो हमेशा खराब होती रहती है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाती है। अब करता कौन है इसे? तो वेदरिंग और इरोजन इसे हेल्प करती है, किसी भी लैंडस्केप को खराब करने में हेल्प करती है वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग क्या होता है? द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। जब अर्थ की सरफेस पे कोई भी बड़ा रॉक छोटे छोटे रॉक में टूट जाता है, उसे हम बोलते हैं वेदरिंग। अब कोई भी रॉक था, वो एक ऊंची जगह पे था, अभी टूट, ये बड़ा था, अब ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने लगा, तो ये तो खराब ही हुआ ना, तो इसे हम बोलेंगे वेदरिंग। जैसे ये रॉक था बड़ा सा, अभी छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया, तो इसे हम बोलेंगे वेदरिंग। नेक्स्ट है इरोजन, द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। रॉक तो टूट गया, वो वेदरिंग हो गया। जब भी ये रॉक एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसे हम बोलेंगे इरोजन। एक जगह से सामान दूसरी जगह जाना, उसे हम इरोजन बोलते हैं। इरोजन कौन करता है? ये सामान, ये जो स्टोन्स हैं, जो रॉक्स हैं, जो सॉइल है, वो एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है? सब नेचुरल प्रोसेस की वजह से होता है। ह्यूमन बींग्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। वाटर, विंड और आइस एक जगह से सामान दूसरी जगह ले जाती हैं, इसे हम बोलेंगे इरोजन। इन वाटर, विंड, आइस को हम एजेंट्स बोलते हैं, कि ये काम करें, जो भी हमारा काम करता है ना, उसे हम एजेंट्स बोलते हैं। अब हमें यहाँ भी तो पढ़ना था इरोजन एंड डेपोजिशन। तो इरोजन हमने पढ़ लिया, एक जगह से सामान दूसरी जगह जाती है, ले कौन जाता है? उनके एजेंट्स, रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स। डेपोजिशन क्या होता है? जो भी सामान है, जो स्टोन्स है, रॉक्स है, सॉइल है, वो एक जगह से जाएगा तो दूसरी जगह तो कहीं पे तो शिफ्ट होगा ना, कहीं पे तो रखा जाएगा, तो उसे बोलेंगे डेपोजिशन। तो ये हो गया, जैसे ये हमारा छोटे छोटे रॉक्स है, बारिश हुई पानी की वजह से, अब ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो ये हमारा लैंड खराब हुआ और यहाँ पे एक लैंड बन गया। ये जो लैंड फॉर्म्स है वो तो खराब हो गया, वो रॉक तो टूट गया, अब यहाँ पे एक लैंड फॉर्म बन गया, तो इसे हम बोलेंगे वेदरिंग एंड इरोजन। तो वेदरिंग और इरोजन की वजह से भी हमारा लैंड फॉर्म्स बनते हैं। नेक्स्ट है वर्क ऑफ अ रिवर। रिवर का काम करती है हमारी अर्थ की सरफेस पे कैसे चेंजेस लाती है। तो फर्स्ट है वाटरफॉल। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट अ स्टीप एंगल ओवर अ वेरी हार्ड रॉक। जब भी कोई भी रिवर किसी स्टीप एंगल से ऊंची जगह से गिरती है तो वो बनाती है वाटरफॉल। गिरती किस पे? एक हार्ड रॉक, बहुत हार्ड रॉक पे, कठोर रॉक पे ये गिरती है। अब ये जो रॉक है ना, ये बहुत स्मूथ और शाइनी हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली इस पे जो रिवर है ना वो गिर रहा है, तो इसकी जो शार्पनेस है वो चली जाती है, शाइनी हो जाता है। ओके, आप अगर किसी ऐसी जगह रहते होगे जहाँ पे हिल वैलीज हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जब भी उन पहाड़ों से रिवर गिरती है तो हमारे वाटरफॉल बनता है। अब हमारे वर्ल्ड में बहुत थाउजेंड्स ऑफ वाटरफॉल्स हैं। अभी तक का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है एंजल फॉल्स, जो कि वेनेजुला कंट्री है, वहाँ पे है। ये कंट्री आती है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट हमारा नायग्रा फॉल्स, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की फॉल्स है, और ये आती है हमारी कनाडा और यूएसए जो कंट्री है उनके बॉर्डर पे। और नेक्स्ट हमारा विक्टोरिया फॉल्स,
ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है। और जाम्बिया और जिम्बाब्वे एक कंट्री है, 2 कंट्री है, उनकी बॉर्डर पे ये लाई करती है हमारी विक्टोरिया फॉल्स। ये कंट्रीज़ के नाम मैं नोट्स में मेंशन कर दूँगी और ये सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। नेक्स्ट है हमारा मियांडर्स, लार्ज बेंड्स और ट्विस्ट फॉर्म्ड एज द रिवर एंटर्स द प्लेन। आपने नोटिस किया होगा जब भी पानी ऊपर से गिरता है तो वो बहुत फास्ट मूव करता है, जल्दी से ऊपर से नीचे आ जाता है, ओके। लेकिन जब भी हम सरफेस से पानी गिराते हैं ना तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और जब भी हम प्लेन्स पे, फ्लैट सरफेस पे, किसी जमीन पे पानी गिराते हैं तो वो धीरे धीरे मूव करता है और वो ट्विस्ट एंड टर्न ये ऐसे मूव करता है, बिल्कुल पानी जो ऊपर से गिरा तो वो नीचे मूव कर रहा है, कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है, एक स्ट्रेट पाथ है। लेकिन जब भी पानी प्लेन्स में एंटर करता है तो वैसे ट्विस्ट एंड टर्न लेने लगता है। ट्विस्ट एंड टर्न लेता क्यों? क्योंकि जो रिवर होती है ना वो अपने साथ इरोड करती है, सॉइल को अपने साथ ले जाती है, सॉइल को, रॉक्स को, स्टोन्स को। तो बाय द टाइम वो भारी होने लगता है, तो जहाँ पे भी इकट्ठा, जहाँ पे भारी होता है वो उसे वहीं छोड़ देती है और आगे एक ट्विस्ट एंड टर्न लेने लगती है। इसे हम बोलेंगे मियांडर्स। इन सारे ट्विस्ट एंड टर्न को, ये सारा इन्हें हम बोलेंगे मियांडर। नेक्स्ट है ऑक्सबो लेक, फॉर्म्ड व्हेन अ मियांडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर। जब भी मेन रिवर से कोई भी लूप कट जाती है तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सबो लेक। जैसे हमारी ये रिवर जा रही है और हमने पढ़ा था कि हमारी रिवर इरोजन एंड डेपोजिशन करती है, वो एक जगह से सामान ले जाती है अपने साथ, स्टोन, सॉइल और रॉक को कैरी करती है और एक जगह डिपॉजिट कर देती है, छोड़ देती है। हो सकता है जब रिवर जा रही हो तो जो रॉक और सॉइल से वो बहुत ज़्यादा भारी हो गया तो उसे यहीं छोड़ देगी और आगे ऐसे मूव कर जाएगी। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, इसे हम बोलेंगे ऑक्सबो लेक। ये रिवर आगे फ्लो हो गई, मेन रिवर, और ये हमारा बन गया ऑक्सबो लेक। नेक्स्ट हमारा फ्लड प्लेन्स। कभी कभी जो रिवर का पानी है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगता है हमारी अर्थ की सरफेस पे, ओके, तो उसे हम फ्लड बोलेंगे क्योंकि प्लेन पे है तो फ्लड प्लेन। और तो हमने पढ़ा ही है कि रिवर तो सॉइल, रॉक्स को लेके जाती है। तो जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है अर्थ की सरफेस पे तो रिवर आगे फ्लो हो जाती है और सारी सॉइल्स को वो एक जगह डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। तो उन्हें बोलेंगे फ्लड प्लेन। और ये जो रिवर जो भी डिपॉजिट कर रही है ना सॉइल, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है खेती करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है लेवीज, द रेज्ड बैंक्स ऑफ अ रिवर। हमने पढ़ा कि रिवर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर जाती है, वो एक जगह हर जगह बहने लगती है। तो जो भी रॉक और सॉइल वो अपने साथ कैरी करती है ना वो एक रेज, एक ऊंची सी जगह बना देती है, रिवर आगे फ्लो हो जाती है और जो भी वो सॉइल और रॉक कैरी करती है वो उसे एक जगह छोड़ देती है और उसकी वजह से एक रेंज, एक ऊंची सी जगह बन जाती है और उसे बोलेंगे लेवीज। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटरीज। हमने ट्रिब्यूटरीज पढ़े थे, वो क्या होता है? जब एक छोटा सा रिवर अपना सारा पानी किसी बड़े ओशन को कंट्रीब्यूट करता है उसे हम ट्रिब्यूटरीज बोल रहे थे। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है? एज द रिवर अप्रोचेस द सी द स्पीड डिक्रीजेस एंड इट ब्रेक्स इनटू मैनी स्ट्रीम्स। जब भी कोई रिवर किसी भी ओशन को, किसी भी बड़े से रिवर को अप्रोच करती है, क्योंकि अब वो अपने साथ बहुत सारे स्टोन्स और सॉइल रखी है तो वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता होगा, इसीलिए वो बहुत सारी जहाँ से भी जगह मिलता है वहीं से वो छोटे छोटे स्ट्रीम में डिवाइड हो जाती है, तो उसे हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। ये एक मेन रिवर है, ठीक है, उसका ये सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं और ये जाके मिल रहे हैं हमारे बड़े से रिवर में। जहाँ से छोटा वाला रिवर, जो मेन रिवर जहाँ से मिल रहा है हमारी बड़ी से ओशन, बड़े से रिवर को, जो इसका मिलने वाला ये जो जगह है, ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट, इसे हम बोलेंगे माउथ ऑफ द रिवर। नेक्स्ट हमारा डेल्टा, अ कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब जो भी सॉइल के, रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उन्हें हम सेडिमेंट्स बोल रहे थे। तो जब हमारे मेन रिवर ओशन से जहाँ पे मिल रहा है वो माउथ ऑफ द रिवर है, तो सारी जो भी सेडिमेंट जो भी अपने साथ कैरी कर रही थी वो उसे एक जगह छोड़ देती है। जिस पॉइंट पे छोड़ती है उसे हम बोलेंगे डेल्टा। और ये डेल्टा भी बहुत ज़्यादा, हमने पढ़ा था, ये डेल्टा भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, बहुत ज़्यादा हमारा फर्टाइल होता है एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट है वर्क ऑफ सी वेव्स। अब सी वेव्स क्या करती हैं, उनकी वजह से कौन से अर्थ के सरफेस पे चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सी केव्स। हमें पता है कि ओशंस में, रिवर्स में बहुत बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, तो जो भी ये रिवर्स है ना ये बार बार स्ट्राइक करते हैं उस रॉक पे और उस रॉक को इरोड कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं और उनकी वजह से हॉलो बन जाता है, एक छोटा सा खुला पोर्शन बन जाता है और बार बार इरोजन की वजह से, बार बार स्ट्राइक करने वजह से ये बड़ा हो जाता है। इन्हें बोलते हैं सी केव्स। नेक्स्ट हमारा सी आर्चेस, फॉर्म्ड ओनली व्हेन ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन्स। ये स्ट्राइक इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा ये रिवर स्ट्राइक करती हैं, इसे मारती हैं, तोड़ती हैं, ओके, रोड करती हैं, और
ये धीरे धीरे बड़ा होता है, ये बार बार इसे स्ट्राइक करेगी और ये बड़ा होता जाएगा, और ये इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि इसका सिर्फ ऊपर का पोर्शन बचता है, ये पूरा टूट जाएगा, सिर्फ ऊपर का पोर्शन, एक रूफ, छत बस बचती है, उन्हें बोल देंगे सी आर्चेस। नेक्स्ट हमारा स्टैक, वॉल लाइक फीचर्स लेफ्ट आफ्टर द रूफ कोलैप्सेस। एक टाइम ऐसा आएगा कि रिवर इतना ज्यादा स्ट्राइक करेगी कि ये वाला पोर्शन भी टूट जाएगा। ओके, सिर्फ हमारे वॉल्स बचते हैं, ये ऊपर का पोर्शन टूट गया, तो इन्हें बोलेंगे स्टैक्स। और नेक्स्ट हमारा सी क्लिफ्स, स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकल अबव द सी वाटर। इनकी वजह से अब ये भी हो सकता है हट जाए। ओके, और एक स्टीप ऊंचा सा जगह बचे, एक वर्टिकल पोर्शन बचे हमारे सी वेव से, उन्हें बोलेंगे सी क्लिफ्स। और नेक्स्ट हमारा है बीचेस, डिपॉजिट्स ऑफ सेडिमेंट बाय सी वेव्स अलोंग द शोर्स। हमें पता है कि बीचेस में बहुत सारे हमें रेत मिलते हैं, बहुत ज्यादा सॉइल मिलते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स, पेपर्स, ये सब मिलते हैं। तो ये सब लाता कौन है? सारी हमारी सी वेव्स लाती हैं। सी वेव्स आगे आती हैं और फिर नीचे पीछे फ्लो कर जाती हैं, और उनकी वजह से ये सारा एक जगह रॉक, सॉइल और जो भी स्टोन्स है उसे एक जगह डिपॉजिट कर देती हैं। ओके, उसी से हमारा बीचेस बनते हैं और बीचेस पे हम लोग घूमने जाते हैं। नेक्स्ट है वर्क ऑफ आइस। फर्स्ट हमारा ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या होता है? रिवर्स ऑफ आइस। जब भी रिवर जम जाता है उसे बोलेंगे ग्लेशियर। अब ये भी इरोजन एंड डेपोजिशन करती हैं, विच इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स। जैसे अगर यहाँ पे कोई भी हमारा लैंडफॉर्म है, कोई भी जमीन है ऊंची सी, कोई भी हमारी ग्लेशियर आई यहाँ से यहाँ मूव कर गई, क्योंकि जो जो लैंडफॉर्म है ये रॉक से और सॉइल से मिलकर बना होगा। जब ये ग्लेशियर यहाँ से यहाँ मूव की तो हो सकता है इसने ये सॉइल को, रॉक को अपने साथ ले लिया हो, इसने इरोड कर दिया, खराब कर दिया इस जमीन को। अब जब इरोड किया है तो वो जो सामान के साथ इसने कैरी किया है, इसे कहीं तो लेकर जाएगी, कहीं तो डिपॉजिट करेगी। जहां पे भी डिपॉजिट करती है, ठीक है, वहां हमारा एक नया लैंडफॉर्म बन जाता है। ओके, तो हमारी आइस की वजह से भी हमारा इरोजन और डेपोजिशन हुआ, इसने भी हमारी अर्थ की सरफेस को खराब किया और कुछ चेंजेस किया। एक लैंडफॉर्म खराब हुई और दूसरी जगह लैंडफॉर्म बनी। नेक्स्ट हमारा ग्लेशियर स्टेयरकेसेस या फिर लेक्स। डीप हॉलोज carved by ice that fill with water when the ice melt। जब आइस एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो एक हॉलो बना देती है, और कोई भी यहाँ पे कोई भी आइस है तो ये बाद जब ये मेल्ट करेगा तो ये पानी इसमें फिल हो जाएगा, इसी से हमारी लेक्स बनती है। तभी हमने देखा होगा बड़े बड़े हमारे माउंटेन्स में भी लेक्स होती हैं। हर जगह माउंटेन में बड़ी सी कहीं पे भी लेक्स होगी, कोई हॉलो होगा उसमें पानी भरा होगा, तो ये ऐसे बनती है। नेक्स्ट है ग्लेशियल मॉरीन्स। जब भी जो ग्लेशियर है वो डिपॉजिट करती है रॉक, सैंड और सिल्ट को, तब हमारा बनता है ग्लेशियर मॉरीन। ये पिक्चर है ग्लेशियर मॉरीन्स की, और ये सारी हमारी ग्लेशियर्स की। अब ये हमारा हेडिंग है वर्क ऑफ विंड। जैसे वर्क ऑफ आइस था, अब हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ विंड। तो विंड भी, हवा भी हमारा एरोजन और डेपोजिशन करती है, वो भी एक जगह से सामान दूसरी जगह ले जाती है, इरोड करती है और कहीं और पे गिरा देती है, डिपॉजिट कर देती है। ओके, इसकी वजह से हमारा मशरूम रॉक, सैंड ड्यून्स और लॉइस बनते हैं। मशरूम रॉक क्या होता है? रॉक्स विद अ नैरो बेस एंड अ वाइडर टॉप ड्यू टू विंड इरोजन। ये हमारा है मशरूम रॉक्स। ये बिल्कुल मशरूम के शेप जैसा है। जो हमारी विंड होती है ना, हवा, वो नीचे की सेक्शन को बहुत ज्यादा इरोड करती है, इसके सारे पार्ट्स को तोड़ देती है, एक जगह से ले जाके दूसरी जगह ट्रांसफर कर देती है, शिफ्ट कर देती है, ठीक है। उसकी वजह से हमारा मशरूम रॉक्स बनता है। इसका जो नीचे का पोर्शन है बहुत ज्यादा नैरो है, बहुत पतला है, ठीक है, और ऊपर का वाइडर है, चौड़ा है, इसमें बोलेंगे मशरूम रॉक्स। नेक्स्ट हमारा सैंड ड्यून्स। विंड जो है अपने साथ सॉइल और को कैरी करती है, एक जगह से उठाती है और दूसरी जगह डिपॉजिट कर देती है, गिरा देती है, तो उससे हमारा सैंड ड्यून्स बनता है। ओके, लो हिल लेक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म्ड व्हेन द विंड स्टॉप्स ब्लोइंग एंड सैंड फॉल्स। ठीक है, विंड बहती है, अपने साथ सॉइल को कैरी करती है और एक जगह गिरा देती है, उससे हमारा सैंड ड्यून्स बनता है। नेक्स्ट हमारा लोइस, व्हेन वेरी फाइन एंड अ लाइट सैंड इज डिपॉजिटेड इन अ लार्ज एरियाज। सैंड ड्यून्स और लोइस में डिफरेंस क्या है? जो सैंड ड्यून्स है ना वो बहुत छोटी छोटी है, जो हवा है ना, विंड, वो ज्यादा देर तक सॉइल को कैरी नहीं कर पा रही है, उसने कहीं से सॉइल को उठाया, जैसे यहाँ से उठाया, ओके, और कहीं पे भी ज़्यादा दूर तक कैरी नहीं कर पाई, पास ही में उसने कहीं गिरा दिया, गिराती गई हमारा एक सैंड ड्यून्स बन गया। ये बहुत पास पास सैंड ड्यून्स होते हैं। लोइस क्या है? जब हवा बहुत देर तक मूव करती है, उसने किसी भी हमारी सॉइल्स को उठाया और बहुत दूर तक गिराते गई, ऐसे गिराते गई, तो उससे हमारा लोइस बनता है। ये जो बड़ी बड़ी लोइस होती हैं, हमें सबसे ज़्यादा चाइना में मिलती हैं।
तो हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।